हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टॉप टारगेट चैनल में। आज मैं आप लोगों को आपदा से जुड़े हुए बाढ़ के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। जो आप लोग जानते होंगे कि ये बाढ़ जो बार बार आती है और ये आने का कारण क्या है, किस कारण से बाढ़ आता है, आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि बाढ़ आ जाता है ना। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे और इसके साथ ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि बाढ़ से हम नियंत्रित कैसे पाएंगे, है ना। चलिए आज हम लोग जानकारी करते हैं। देखिए टॉपिक है बाढ़। पहले ही मैंने अभी अभी मैं आप लोगों को बता रहे हैं कि ये बाढ़ होता क्या। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण किसानों की फसल, रोड, तटबंध ये सब टूट जाते हैं, विध्वंस हो जाते है ना। तो बाढ़ जब आ जाता है तो ऊंची इलाका में और नीची इलाका दोनों तरफ में केवल पानी ही पानी दिखाई है ना। और जब ये पानी पानी दिखाई देता है तो वह स्थिति बाढ़ का रूप हो जाता है ना। चलिए देखते हैं आगे। आज हम टॉपिक पर बात करेंगे कि बाढ़ कैसे आता है ना। तो बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, आखिर बाढ़ आता है तो क्या करता है ना। इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये बाढ़ कैसे होता है, बाढ़ कब आता है, बाढ़ किस स्थिति में हो जाता है ना। तो इन सबों के बारे में, जैसे आप लोगों ने जानते होंगे कि कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक बारिश हो जाती है, जिसके कारण ऊपरली और निचली दोनों इलाके में क्या होते हैं, केवल पानी ही पानी दिखाई देते हैं। वह स्थिति बाढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है वो स्थिति? बाढ़ कहला जाती है ना। तो ये नीची और ऊंची क्षेत्रों में पानी का भर जाना या पानी का हो जाना ही बाढ़ कहलाता है ना। अब हम लोग देखेंगे आगे कि ये बाढ़ क्या। आइए अब हम लोग बात करेंगे बाढ़ आता कैसे है ना। तो इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि बाढ़ कैसे आता है। बाढ़ कैसे आता है तो क्या कहा गया है कि जब नदियां अपने किनारों को पार करती है, जैसे देखिए ये नदी वाला क्षेत्र है ना। अब इसमें इनकी आवश्यकता से ज्यादा जब पानी आ जाता है तो ये क्या करता है कि तटबंध को तोड़ देता है। आज जब तटबंध तोड़ देता है तो इसको सीधी रास्ते में जाना चाहिए, वह किसी दूसरे रास्ते में घूम जाता है ना। जो इलाके में पानी को, जिस इलाके में पानी नहीं जाना चाहिए उस इलाके में ये क्या करता है, पानी भर देता है। यह स्थितियां बाढ़ कहलाती है। कहा गया है कि जब नदियां अपने किनारों को पार करती है, पार कर जाती है, तब बाढ़ आता है ना। लगातार बारिश होने से या नदियों में जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ आती है। जैसे अभी मैं आप लोगों के चित्र के अनुसार मैं दिखा रहा हूं कि क्या हुआ कि जिस रास्ते से ये अपना ये पानी गमन कर रहा था है ना, तो क्या हुआ, इसका अगला सिरा क्या था, अगला सिरा क्या है कि पतला होते जाता है और ये पहले वाला जो सिरा है वो चौड़ा है। अब इधर से पानी ज्यादा हो गया और इधर जाकर के पतला हो गया,
तो जिस मात्रा में इधर से पानी जा रहा है उस मात्रा में इधर से पानी पास नहीं कर रहा है। जब उस मात्रा में पानी पास नहीं करेगा तब क्या होता है, ये तटबंध से बाहरी इलाके में, तटबंध से बाहरी इलाके में पानी जाना शुरू हो जाता है। यह स्थितियां बाढ़ कहलाती है ना। आजकल नालों में, नालों के बंद होने और जल निकासी की कमी से बाढ़ की समस्याएं बढ़ जाती है। अर्थात कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति हो गई है कि उस नाले का पानी खींचने की क्षमता कुछ और है और नाले में पानी कुछ और दिया जा रहा है ना। उसकी क्षमता है कि इसमें से ये 4 लीटर पानी गिराया जाए तो आराम से यह पार कर सकता है, उदाहरण के तौर पर। लेकिन इसमें 6 लीटर या 10 लीटर पानी गिरा दिया जाए तो क्या होगा, या बाहर होगा या तो जल जमाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता के अनुसार क्या हुआ, पानी निकल नहीं पाया। और जब क्षमता के अनुसार पानी नहीं निकला तो अगल बगल के क्षेत्रों में गया तो यह स्थिति क्या कहलाएगा, बाढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। ये स्थिति बाढ़ कहलाएगा, है ना। तो आइए फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। आइए हम इसमें बात करेंगे कि बाढ़ कैसे आती है, वह कौन सी स्थिति है जिसके कारण बाढ़ उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसमें हम बात करेंगे कि बाढ़ आने का कारण क्या है ना। आखिर बाढ़ आ रहा है तो किन कारणों से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण ये बाढ़ उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखिए, इसमें देखेंगे कि वो कौन सी कारण है जिसके कारण बाढ़ आया। तो इसमें दिया गया है कि बाढ़ आने का जो कारण है वह निम्न प्रकार से, ये क्रमवार सजाया गया है। नदियों में उफान, कभी कभी क्या हुआ कि जलस्तर इतना बढ़ गया कि नदी के क्षमता से ज्यादा उसमें पानी हो गया और वे अपने तटबंध के ऊपर से पानी फेंकने लगा, है ना, या गिरने लगा। तब वो स्थिति एक कारण बन जाती है किस चीज का, बाढ़ आने का। ये एक कारण बन जाता है किसका, बाढ़ आने का। दूसरा कारण है भूस्खलन। कभी कभी क्या होता है कि जिस रास्ते से पानी नदियों में या नहरों में जाता है तो क्या होता है कि मिट्टी का कटाव ज्यादा होने लगता है, मिट्टी का कटाव ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण जिस हिसाब से पानी पार करना चाहिए उस हिसाब से पानी पार नहीं किया, है ना। तो अब वह स्थिति क्या कहलाती है, बाढ़ आने वाली स्थिति कहलाती है। अब भूस्खलन का हुआ कि भूमि का कटाव हुआ और जिस मात्रा में से पानी इसमें जाना चाहिए उस मात्रा से पानी नहीं गया, तब ये भूस्खलन भी एक बाढ़ आने का कारण है। भूस्खलन हुआ कि वो क्या किया, जब पानी जितनी मात्रा में जाता है उतना मात्रा में नहीं गया, ये आकर के यहाँ क्या बन गया, ये रास्ता ये प्रतिबंध करने लगा, है ना, बाधित करने लगा, इसको रोकने लगा। जब रोकने लगा तो ये स्थितियां, अब जब ये नहीं रोकता तो पूरा इतने क्षेत्रों से होकर के पानी जाता, क्या इतने क्षेत्रों से होकर के पानी जाता। लेकिन जब भूस्खलन हुआ तो कुछ क्षेत्रों को क्या कर दिया, गति अवरोध कर दिया, पानी की जो गति था उसको अवरोध कर दिया। अब यह पानी इस रास्ते से न जा करके इस रास्ते से जाने, और जब इस रास्ते से जाने लगा, है ना, तब वो क्या हो गया, उस रास्ते से जब जाने लगा तब यहां
पानी फिर तटबंध से ऊपर आने लगा। तो भूस्खलन के कारण भी क्या होता है, बाढ़ आता है। उसके बाद से अगला टॉपिक है लगातार बारिश का होना। जैसे कभी कभी स्थिति ऐसे होता है कि बादल फट जाता है। बादल फटने का मतलब क्या है, बादल फटने का मतलब क्या ऊपर से सब गिर जाना, नहीं। बादल फटने का मतलब ये है कि लगातार मूसलाधार अर्थात जोरों की बारिश हो, जोरों की बारिश होना ही बादल फटना। लगातार निरंतर बारिश, यदि लगातार तेज रफ्तार में बादल से ये बूंदे गिरते रहेंगे, है ना, तो क्या होता है कि पानी का जो निकासी होता है वो निकासी मात्रा से ज्यादा पानी हो जाता है और उस नदी नालों के माध्यम से निकल नहीं पाता है। नदी नालों के माध्यम से वह निकल नहीं पाता है। जब निकल नहीं पाता है तब क्या होता है, यह पानी बाहरी क्षेत्रों में चला जाता है। जब बाहरी क्षेत्रों में चला जाता है तब ये क्या होता है, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न ला देता है। क्या करता है, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न ला देता है। अर्थात निरंतर बाढ़ का भी निरंतर वर्षा होने के कारण भी बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है ना। तो एक कारण हो गया नदियां में उफान, दूसरी कारण हो गया भूस्खलन, तीसरी कारण हो गया निरंतर वर्षा और चौथी कारण है मौसमी या बड़ी लहरें। ये क्या है, मौसम के अनुसार कभी कभी समुद्र में क्या होता है, लहरें उठने लगती है और लहरें इतना ऊंचाई तक उठ जाती है कि पूरे ये इसके तट पर या इसके कुछ किलोमीटर दूर में बने जितने भी घर और होते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है, ये लहरें पानी भर देता है। ये लहरें क्या किया, यहां से लहर उठा और जब ये लहर उठा तो इन क्षेत्रों में क्या कर दिया, पानी भर दिया। और जब इन क्षेत्रों में पानी भर दिया तो क्या स्थितियां उत्पन्न हो गई, बाढ़ वाली। क्या स्थितियां उत्पन्न हो गई, बाढ़ वाली। तब ये भी कारण हो सकता है। अर्थात हमने अभी तक जानकारी प्राप्त किया कि नदियां में बाढ़ आने का कारण क्या क्या है। तो इनका कारण निम्न है, नदियों में उफान होना, भूस्खलन होना, लगातार बारिश होना और मौसमी या समुद्र में लहरें उठना या बड़ी लहरें का उठना भी यह एक बाढ़ का कारण है ना। फिर अगले में देखते हैं। अब हमने ये जाना कि बाढ़ तो आता है लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य बिहार और यूपी है, अर्थात उत्तर प्रदेश। यही जो दो राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, जो बार बार बाढ़ के कारण चपेट में आ जाते हैं, है ना। अब इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ लाने वाली कुछ नदियां के भी नाम है ना। ये नदियां क्या करती है कि उफना जाती है और उफना करके अपना रूप विकराल कर लेती है और कुछ निचले इलाके वाले क्षेत्र है उसे जलमग्न या जल में समाहित कर लेती है ना। तब ये स्थितियां ये बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने वाली कुछ नदियां होती है। देखते हैं इन नदियां का नाम क्या क्या है। तो देखेंगे इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बार बार बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने का काम करती है ना। तो ये है, ये देखिए मिस्टेक हो गया है, यहां पर यमुना होगा, यमुना है ना। गंगा, घंगरा, गंडक,
कोशी, सोन, बेतवा। ये भी यहां मिस्टेक हो गया एक छोटी सी, है ना। ये सोन ही होगा, डबल हो गया है ये, है ना। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बार बार बाढ़ लाने वाली नदियां ये खास करके घंगरा, गंडक, गंगा, कोशी, सोन है, जो अधिकतर ये बाढ़ लाती है। सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ लाने वाली नदी है तो वह कहीं कोशी नदी है ना। ये हमेशा कुछ ना कुछ अपना अंश दे ही जाती है हर साल। और बिहार के ये पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अपना असर दिखाते रहती है हमेशा। कौन सी नदियां? कोसी नदियां। और ये नदियां नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती हैं? नेपाल से निकलती हैं और ये बिहार के कुछ क्षेत्रों में आती हैं, है ना, और ये अपना असर दिखा देती है ना। तो ये नदियां है जो हमेशा बिहार ना, बिहार में बाढ़ लाती है। इसके अलावा ये यमुना नदी, बेतवा नदी ना, ये सब उत्तर प्रदेश, और भी कई नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में बाढ़ लाने की स्थिति में रहती है। खास करके इसमें कोसी नदी, बिहार के लिए कोसी, यह बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस नदी को क्या? बिहार का शोक। बिहार का शोक कहा जाता है ना। तो ये बिहार का शोक कहे जाने वाला नदी है तो वो कहीं है कोसी नदी ना। कोसी नदी है जो बिहार की शोक नदी के नाम से, बिहार के शोक के नाम से, इस नाम, इसका कारण क्या है शोक कहने का? शोक कहने का इसका कारण ये है कि यह बार बार बिहार में लगे उद्योग या किसानों के फसल या नव निर्माण रोड को क्या करती है? हमेशा विध्वंस कर देती है, तोड़ देती है। खास करके दो चीजों को ज्यादा नुकसान करती है। कौन सा? एक, किसानों का फसल, किसानों का फसल, है ना। और दूसरा, सड़कें, सड़कें काफी नुकसान में पहुंचाती है ना। इसके अलावा जान माल की काफी क्षति होती है। पानी अत्यधिक हो जाने के कारण पशु डूब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं ना। जिसके कारण क्या होता है? वो मर जाते हैं, अर्थात पशुओं की क्षति हुई, है ना। इसके अलावा किसानों के फसल क्या हो जाते हैं कि इसमें एक और भी है, ये किसानों की फसल, किसान के फसल क्या होते हैं कि जब ये अपना असरदार दिखाती है नदियां, तो क्या होता है? ये फसल छोटा छोटा रहता है और पानी कुछ ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसके कारण जब ये फसलें, खेत में फसलें रहती हैं तो ये क्या है? छोटे छोटे रहती है। फसलें कैसी रहती हैं? छोटे छोटे रहती हैं। अब ये 2 फीट से 1 फीट की होंगी और इसमें पानी लगभग 5 फीट। ये फसल की लंबाई हो गई कितना? 1 फीट, है ना। और पानी इसमें कितना भर गया? लगभग 5 फीट, है ना। तब ये क्या हो गया? जब 5 फीट इसमें पानी भर गया तो अब वो फसल हो पाएगा? कम पानी रहता तो जल्द ही पानी उतर जाता, तो ये फिर से फसल को रिटर्न लाने की आदमी चेष्टा करता, किसान कोशिश करते। लेकिन जब उस स्थिति में पानी उतरता है जब वह पौधा पूर्ण रूप से मर गया होता है ना, तब जाकर के यह पानी, उसके बाद भी कभी कभी ये पानी यहाँ नहीं उतरता है
है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान और सड़कों का नुकसान होता है ना। चलिए अगले टॉपिक में देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। आइए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि बाढ़ जो आया तो अपना कुछ ना कुछ परिणाम दे करके गया, उसके क्या दुष्परिणाम है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्या हानि वाला समस्या उत्पन्न करके गया, है ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि बाढ़ के दुष्परिणाम क्या है। तो बाढ़ का दुष्परिणाम ये होता है कि वो क्या करता है, दुष्परिणाम ये है कि वो फसल को डुबा देता है। क्या करता है, फसल को डुबा देता है ना। उसके बाद से सड़कों को तोड़ देता है ना, सड़कों को क्या करता है, तोड़ देता है। कई लोग अपने पशु को बांधे हुए, रस्सी में बांधे हुए छोड़ देते हैं, अब वो पशु कहीं भाग नहीं पाता है और पानी में डूब करके मर जाता है। बाढ़ का ये दुष्परिणाम है। इसके अलावा और भी कई सारे इसके दुष्परिणाम है ना, जिसके कारण ये आम जनजीवन पूर्ण रूप से तबाह रहती है ना। आइए अब हम देखते हैं बाढ़ के क्रमवार दुष्परिणाम क्या है ना, क्या क्या स्थितियां में है, किन किन जगहों पर है और कैसे कैसे है। तो बाढ़ की जो दुष्परिणाम दिख रहा है ना, वो क्रमवार लिखा है। जान माल में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पशु जो होते हैं वो कहीं ये रस्सी से बंधे हुए होते हैं, अब तो वो खुले हैं नहीं कि वो दूसरी जगह भाग जाए, तो और उनके ऊंचाई से ज्यादा पानी हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, उसी में डूब जाते हैं, है ना। क्या होते हैं, डूब जाते हैं, अर्थात जान माल की क्षति हो जाती है। कोई कोई छोटा बच्चा या कोई कोई व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, वो भी उस पानी में डूब जाता है और डूब करके मर जाता है। तो जान माल की हानि होती है ना। इसका दुष्परिणाम ये है कि जान माल की हानि होती है। इसके अलावा जीव जंतु पानी में डूब जाते है ना, वह निकल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह उसी में अपना प्राण त्याग देते है ना। तो ये है। उसके बाद से फसलें नष्ट हो जाती है। अभी मैंने बताया कि किसानों की फसलें जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, डूब जाते हैं। छोटे छोटे हैं, क्या होते हैं, उसके क्षमता से ज्यादा पानी उसमें लग जाती है, और जब क्षमता से ज्यादा पानी लग जाती है ना, तब उसमें क्या होता है कि लंबे समय तक उसमें पानी रहने के कारण फसल उसमें सड़ जाता है ना। क्योंकि पौधे को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, सूर्य की प्रकाश चाहिए, और पानी के अंदर तो ये सारी चीजें उनको मिलेगी नहीं। और जब इतनी सारी चीजें उनको मिलेंगी नहीं तो वो जीवित रहेंगे नहीं, है ना। पानी में उसकी ये स्थिति एकदम नाजुक हो जाती है। ये स्थितियां हो जाती है कि पानी में जब उसको थोड़ा सा छुएगा ना तो एकदम वो टूट जाता है। जो पौधा है पानी में डूबा हुआ है, जब उसको थोड़ा सा छुएगा ना तो वो एकदम टूट जाता है, या उठाने से उठ नहीं पाता है ना, एकदम लचीला मुलायम हो जाता है। इसके अलावा बाढ़ का दुष्परिणाम ये भी है कि कहीं पर ये पानी का कटाव हुआ तो रोड टूट गया, कहीं पर घर के किनारे से ये जो घर बना हुआ है ना, और घर के किनारे से पानी का कटाव शुरू होना हो गया, तो ये क्या करता है, धीरे 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 नीचे की स्थितियां इसको काटना शुरू कर देता है, और इसी तरह से काटते हुए घर को क्या कर देता है, गिरा देता है। तो घर भी गिर जाते हैं। झुग्गी झोपड़ियां जितने लोग हैं वो तो बहुत जल्द ही गिर जाती है, क्योंकि वो खंबे पर तैयार रहती है, और जब खंबे पर झुग्गी झोपड़ियां तैयार रहती है तो उसका खंबा हो जाता है कमजोर, और जब खंबा हो जाता है कमजोर
तब ये क्या होता है, खंभा कमजोर हो जाने के कारण ये झुग्गी झोपड़ियां बहुत जल्द ही क्या हो जाती हैं, गिर जाती है। ये लंबे समय तक नहीं रह पाती हैं, क्योंकि ये मिट्टी में जो लगा हुआ खंभा है वो क्या होता है, सड़ जाता है और गिर जाता है ना। तो इन कारण से भी क्या हो जाती हैं, ये घर मकान या झुग्गी झोपड़ियां गिर जाती है। उसके बाद से अगली टॉपिक है परिवहन के साधन, जैसे सड़क, रेल मार्ग, पुल आदि टूट जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि अब पानी ये थोड़े ना देखेगा कि कौन सा रेल मार्ग है, कौन सा सड़क मार्ग है, हमको किस रास्ते से जाना है, ये वो सब नहीं देखता है ना। ये केवल यही देखता है कि हमको कैसे बाहर इस पार से उस पार चल जाना है ना। केवल यही देखता है। क्या देखता है, इस पार से उस पार हम कैसे चल जाए, है ना। अर्थात जब निचली इलाका में पानी भरेगा, उफान करेगा, तो रोड के ऊपर ऊपर से जाएगा। पटरिया में भी यही होता है कि जब निचली इलाका में पानी भर जाएगा तो पटरी पार करके दूसरी इलाका में पानी जाना शुरू कर देता है ना। तो ये बाढ़ का दुष्परिणाम ये है कि जान माल की काफी क्षति होती है या हानि होती है, जीव जंतु पानी में डूब जाते हैं, उसके बाद से फसलें नष्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, जो मकान वगैरह रहता है वो टूट जाता है, गिर जाता है, ढह जाता है। उसके बाद परिवहन के साधन में हो जाता है सड़क मार्ग, रेल मार्ग या पुल या पगडंडे, और भी कई ऐसी चीजें हैं ये परिवहन में, यातायात की सुविधाएं, ये सब बाधित हो जाते हैं। किसके कारण, बाढ़ के कारण। किसके कारण, बाढ़ के कारण, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि बाढ़ क्या क्या कर देता है ना। तो हमने ये जाना कि बाढ़ इतनी सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं, कई लोगों को तो खाने पीने की भी स्थितियां घर में क्या होती हैं, डूब जाती है, रह जाती है, निकाल नहीं लोग पाते हैं। जो खाने पीने की वस्तु है उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो जरूरियात चीज जैसे होती है, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ खाने पीने की जुगाड़ होती है, जरूरियात वाली वस्तुएं लेकर के व्यक्ति निकल जाते हैं, क्योंकि ये देखना होता है कि अभी हम अपना जान कैसे बचा ले, सारी संपत्ति को छोड़ दे। यदि जान रहेंगी तो सारी संपत्तियां हम कमा लेंगे, है ना। तो ये जरूरियात वाली चीजें जैसे दवाइयां हो गया, बच्चे का दूध हो गया, या फिर कुछ जरूरत डॉक्यूमेंट वाला काम हो, कागज हो गया, उस सब को लेकर के व्यक्ति आदमी निकल जाते हैं, है ना। तो ये अपना यदि बाढ़ में ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बाढ़ से बचाव के लिए हम क्या उपाय करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि बाढ़ आया तो क्या किया, कैसे आया, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या क्या हानि पहुंचाया। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि बाढ़ से बचने का उपाय क्या है, क्या स्थिति को हम अपनाएंगे कि बाढ़ में डूबने से बच जाए, है ना। इसमें बाढ़ में डूबने से बच जाए, इसके लिए हम लोग उपाय सुझाए कि क्या ऐसी स्थिति है कि हम बाढ़ से वंचित रहे, है ना। तो देखते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उपाय है जिसके कारण हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं ना। बाढ़ से बचने के लिए ये निम्न उपाय दिया गया है। क्या उपाय दिया गया है, बाढ़ से बचाव के लिए कुछ उपाय दिया गया है ना। उन उपायों को क्रमवार रूप से लिखा गया है ना। तो ऐसे हम आमतौर पर जानते हैं कि नदिया के तटबंध को ऊंचा कर दें, है ना। उसके अलावा
जहां तटबंध टूटा है वहां पर रिपेयर कर दे, जो पानी दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तटबंध से ऊपर वो ना जाए। ये तत्काल वाली स्थितियों को अपना करके हम तुरंत उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा और भी है, नदिया के किनारे मजबूत। ये नदिया के जितने भी किनारे हैं उसको हमेशा या बांध, तटबंध या बांध, उसको हमेशा देख रेख में रखना चाहिए कि किधर कमजोर है किधर मजबूत है। यदि कि कोई तटबंध कमजोर है तो उन्हें मजबूत बनाए ना, और तटबंध पर पेड़ पौधे और घास फूस लगाए। पेड़ पौधे और घास फूस लगाने से जानते हैं क्या होगा? जैसे देखिए ये तटबंध हो गया है ना, या समझ लीजिए नहर है, क्या है? नहर है ना। तो नहर पर देखे होंगे कि बहुत सारे अगल बगल में ऊंचे बांध पर क्या हो जाता है? पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? पेड़ पौधे घास फूस लगाए जाते हैं। ये दोनों साइड ये घास फूस और पेड़ पौधे लगाने का मुख्य कारण क्या है? इसका लगाने का मुख्य कारण ये है कि जब नहर में पानी जा रहा है या कभी अत्यधिक वर्षा हुआ है ना, तो पानी जो इकट्ठा होकर के जाता है ना, पानी जो इकट्ठा होकर के जाता है वो क्या करे? ये केवल इसको पार ना करे, है ना। जो इकट्ठा होकर के जाता है तो इसको पार ना करे। जब इसको पार करेगा तो क्या करेगा कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं साइड साइड में तटबंध पर, तो ये क्या होते हैं कि जब पानी का बहाव होता है तो मिट्टी का कटाव होता है। पानी का बहाव होता है तो मिट्टी का कटाव होता है। और जब मिट्टी का कटाव होगा तो यह तय है कि तटबंध टूटेगा, है ना। अब तटबंध टूटेगा, धीरे 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 ये पानी रिसना शुरू हो गया और रिश्ते रिश्ते ज्यादा मात्रा में रिसने लगा। तो उसको रोकने के काम जो नहर के किनारे पर ये जितने भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं तो उनके नीचे झाखरा जड़ है। जड़ कौन सी है? झाखरा जड़ है। और ये झाखरा जड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में बहुत अच्छा काम करता है ना, जिसके कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है और ये तटबंध जल्दी से नहीं टूट पाता है। ये जो तटबंध है ये जल्दी से नहीं टूट पाता है ना। अब वो धीरे धीरे टूटेगा, तब तक ले यहाँ पर जो नीचे वाला जो इस पेड़ का झकरा जड़ है उसको मिट्टी को कटाव से रोक लेता है। और जब मिट्टी के कटाव से रोक लेता है तब उसको क्या करता है कि जब मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो जिस समतली पर पानी है वहां तक गिर जाएगा, उसके बाद से पानी निचला स्तर पर आने लगता है, तो अब वहां से और इसका कटाव होता तो और ज्यादा नीचे से पानी जाता, और कम कटा हुआ है तो ऊपर वाला क्षेत्र से ही पानी जाएगा, है ना। तो ये नहरों पर जो पेड़ लगाए जाते हैं तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इसका एक और फायदा है। इसका एक फायदा और है कि जो यात्री इस रास्ते से यात्रा करते हैं नहर के किनारे पर जो लगा हुआ है पेड़, वो यात्री करते हैं यहाँ पर तो उनको छांव मिलता है। क्या मिलता है? छांव मिलता है, और उसी छांव से वे अपना यात्रा आसानी से पूरा कर लेते हैं। इसका एक और फायदा है। इसका फायदा ये है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहेगी पेड़ पौधे के कारण, है ना। पेड़ पौधे के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहेगी, वातावरण शुद्ध और साफ रहेंगे, ये भी इसमें कामयाब होता है। इसके अलावा इस तटबंध पर पेड़ लगाने से एक और फायदा है। फायदा ये है कि जो कोई असहाय गरीब व्यक्ति है ना, और उनकी कभी लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो यहाँ इस पर से जितने भी सूखे लकड़ियां रह गई है, डंठल टहनियां, उसको तोड़ कर लाएंगे और जलावन के काम में भी आ जाते हैं।
है ना। इन्हीं सारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, ये तटबंध के किनारे पर पेड़ लगाया गया है ना। तो केवल ये नदियां के किनारे मजबूत तटबंध को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, ये पेड़ लगाया जाता है। अगली टॉपिक है इसमें बांधों का निर्माण करना। किस चीज का, बांधों का निर्माण किया जाए जिसके कारण क्या हो, जो ये जलस्तर बढ़े तो उस तटबंध के अंदर ही रहे। तटबंध से ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर बाहर आने वाली स्थितियां हो जाएंगी, तो फिर हम बच कहां पाए, बच नहीं पाए, है ना। तो इससे बचने का उपाय यही है कि तटबंध को ऊंचा रखें, मजबूत रखें, उस पर घास फूस जमा के रखें, ताकि उसमें घास फूस रहेगा तो मिट्टी की कटाव नहीं होगा, ऊंचा होगा तो बांध को, तटबंध को ये पानी पार नहीं करेगा। इन सारी स्थितियां को अपना करके हम क्या करते हैं, बाढ़ से बचाव का उपाय कर लेते हैं। इसके अलावा नहरों, तालाबों की सफाई तथा गहराई बढ़ाई जाए। एक और भी इसका कारण है कि हम ये स्थिति को अपना करके हम बाढ़ से बच सकते हैं। जैसे नदिया की गहराई या नहरों की गहराई 5 फीट है, पानी 1 फीट ऊपर से जा रहा है, तो अब की बार ये पानी सूख रहा है तो उसको 7 फीट हम गहरा कर दे। जब 7 फीट गहरा करेंगे तब जानते हैं क्या होगा, जब 7 फीट गहरा करेंगे तो पानी कितनी गहराई में था, ये नहर की बांध 5 फीट था, ऊंचाई कितना था, 5 फीट। जब 5 फीट था तो 1 फीट ऊपर से पानी जा रहा था। यह कोई जरूरी नहीं है कि जब जाएगा तो 1 फीट जाएगा, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, है ना। तो उसकी गहराई क्या कर देना चाहिए, 7 फीट कर देना चाहिए। कितना कर देना चाहिए, 7 फीट, है ना। 7 फीट जब हम इसकी गहराई कर देंगे तो तटबंध कितना फीट ऊंचा रहेगा, 1 फीट ऊंचा रहेगा। और जब 1 फीट ऊंचा रहेगा तो तटबंध से बाहर पानी जाएगा, नहीं जाएगा। और जब तटबंध से बाहर पानी नहीं जाएगा तो बाहर आने की समस्या है ही नहीं। और जब बाहर नहीं आया तो ये इसका क्या हो गया, उपाय हो गया। क्या हो गया, उपाय हो गया। इस स्थिति में बाढ़ नहीं आते, है ना। अगला है वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए तालाब या जलाशय बनाया जाए। वर्षा जो जल होता है उसको ज्यादा मात्रा में बारिश होने लगा तो तालाब जो होता है, बड़ा बड़ा तालाब रहता है, उसमें इस पानी को इकट्ठा किया जाए। संग्रहित मतलब इकट्ठा करना, जल को वहां पर इकट्ठा किया जाएगा, तब क्या होगा, ये इन क्षेत्रों में पानी आकर रुक जाएगा। इन क्षेत्रों में क्या होगा, पानी आकर। अब पानी की गहराई तालाब में था 7-10 फीट, बारिश हुआ तो हो गया 12 फीट उदाहरण के तौर पर, और इस पोखर की गहराई है 20 फीट, तभी भी पानी से बाहर। यह स्थिति अपना करके हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ से बचने का उपाय कर सकते हैं ना, बाढ़ से बचने का उपाय कर सकते हैं, है ना। जल संग्रहित कर देंगे, जहां तहां पर खड्डा खोद करके जल रुक जाएगा तो न एक जगह अत्यधिक मात्रा में जल होगा और न बाढ़ होगा, है ना। तो इस स्थिति को अपना करके हम क्या कर सकते हैं, ये बाढ़ से बचने का उपाय कर सकते हैं। नदियों के मार्ग में रुकावट डालने वाले पेड़ पौधे या अवरोध को हटा देना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल के समय में कि जो कूड़ा कचरा अपशिष्ट निकल रहा है वे लोग क्या कर रहे हैं, उससे छोटे छोटे जलाशयों में या बड़े जलाशयों में विसर्जित कर देते हैं। ऐसा विसर्जित हम लोग को नहीं करना चाहिए।
यदि ऐसा विसर्जित करते हैं तो स्थिति एक तो जल प्रदूषण की होगी और दूसरा बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होगी। अब क्या हुआ कि यहां पर मान लीजिए कि कोई नदी है ना, ये नदियां में पानी काफी तेज धार में बह रहा है और कोई व्यक्ति ने क्या किया कि यहां पर कहीं से ढेर सारा कूड़ा कचरा लिया करके क्या कर दिया, डाल दिया, है ना। क्या कर दिया, कूड़ा कचरा डाल दिया। और जब कूड़ा कचरा डाल दिया तो ये क्या हुआ, ये धारा का रुकावट कर दिया, है ना। जितना पानी निकासी होता था उतना पानी निकासी नहीं हुआ, है ना। जब उतना पानी निकासी नहीं हुआ तब क्या स्थिति हो गई, फिर बाढ़ वाली। तो इसे हम रोके, इसको हम क्या करें, रोके। जो कूड़े कचरे अपशिष्ट होते हैं कहीं एक जगह पर इकट्ठा रखें, जल में प्रवाहित न करें। कुछ लोग तो वैसे कर देते हैं कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया से ढेर सारी कचराएं निकलती है, वो ले जाकर के बड़े जलाशयों में डाल देते हैं। और बड़े जलाशयों में डालने से ये समस्या उत्पन्न होता है कि एक तो उसमें रह रहे जीवों की समस्या होगा, है ना, वो दूषित के कारण जीव जंतु मरने लगे ना। और दूसरी बात ये हुई कि यह पानी के बहाव में रुकावट उत्पन्न कर दिया। जब पानी के बहाव में रुकावट उत्पन्न कर दिया तो क्या हुआ, यह पानी के बहाव में रुकावट उत्पन्न कर दिया तो वहां पर बाढ़ आएगा। अतः हम इन कूड़े कचरों से नदी में न डालें। जो पेड़ पौधा इसमें पानी का बाधक बनता है उसे काट करके हटा दे। इस सब स्थिति को अपना करके हम बाढ़ से बच सकते हैं, है ना। ये सारी स्थितियां को अपना करके हम बाढ़ आने से रोक सकते हैं, है ना। देखते हैं अगला स्टेप में। अब हम इसमें देखेंगे कि बाढ़ से क्या लाभ है ना। बाढ़ से क्या लाभ है ना। तो इसमें देखिएगा कभी कभी पानी न होने के कारण सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। और जब बाढ़ आ जाता है तो उसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में नमी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में क्या हो जाती है, नमी हो जाती है। तो देखते हैं बाढ़ से क्या क्या लाभ है ना। इसके बारे में हम लोग जानकारी लें। बाढ़ से निम्नलिखित लाभ है, यहां दिया गया है कि बाढ़ से निम्नलिखित, पहला नंबर में मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। क्या होता है कि जब लंबे समय तक पानी रह जाता है तो ये मिट्टी वाली है, जो नीचे का मिट्टी है वो क्या होता है, एक परत सड़ जाता है। एक परत मिट्टी का होती है, सड़ जाता है। अब वो खादर के रूप में तैयार हो जाता है। और इसका फायदा ये है कि इसमें जो भी अगली फसल लगाएंगे तो उसमें हमें खाद की जरूरत कम पड़ेगी और ये फसल, ये मिट्टी क्या हो गई, उपजाऊ हो गई, जिसके कारण इसमें फसल क्या हुई, बहुत अच्छे से उपजे। फसल क्या हुई, बहुत अच्छे से उपजे। तो ये बाढ़ आने से एक तो फायदा हुआ। दूसरी फायदा है फसलें अच्छी होंगी, अर्थात जब मिट्टी उपजाऊ होगा तो फसल तय है कि ऑटोमेटिक अच्छी होंगी। अगला है नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है जिससे जल स्रोत का लाभ होता है। अर्थात जब नदियां में पानी ज्यादा हो जाता है तो सुगमता से लोगों को खेतों की सिंचाई करने के लिए, है ना, खेतों की सिंचाई करने के लिए
जल मिल जाते हैं, है ना। तो ये हो जाता है। तो जल से फायदा ये है, बाढ़ से फायदा ये है कि मिट्टियां उपजाऊ हो जाती है, फसलें अच्छी होती है और नदियां के जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे जल स्रोत में लाभ मिलता है। ये बाढ़ आता है तो ये लाभ मिलता है ना। फिर देखते हैं अगला टॉपिक हम। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए केवल बाढ़ के बारे में, अगले टॉपिक हम अगले दिन बताएंगे आप लोगों को, ये सुखाड़ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।